बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिलेंगे। देखते हैं जब फाइनल वो लिस्टिंग के प्राइस आते हैं वो क्या होता है इधर। इसके साथ ही इंडिया शेल्टर की भी आज लिस्टिंग होने वाली है, वहां पर भी एक प्रीमियम पर ही लिस्टिंग की शुरुआत है, लेकिन 26% का प्रीमियम। डॉम्स इट्स इन अ डिफरेंट लीग। चलिए अब स्टॉक ऑफ द डे की बात करेंगे। एक डॉम्स बनेगा आगे, उस पर हम बात दिन के दौरान भी करेंगे, लेकिन यतिन हमारे साथ है अपनी बाकी स्टॉक्स लेकर। बताइए यतिन। बिल्कुल, डॉम्स तो बनेगा ही स्टॉक ऑफ द डे, लेकिन बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, जहां शुरुआती 15% तक की तेजी दिखी। थोड़ा ऑफ डे हाई आया है, लेकिन यहां इन्होंने जो एक्विजिशन किया है उसको लेके मार्केट बहुत उत्साहित है। अभी भी 12% की तेजी है। इनफैक्ट सीएलएसए ने वरुण बेवरेजेस को अपग्रेड किया है और अब नया टारगेट इन्होंने 1420 रुपए कर दिया है, जो पहले इनका 1070 रुपए टारगेट था। और जो साउथ अफ्रीका की जो एक्विजिशन है, इसको लेके क्लियरली जो अपसाइड है वो दिखाई पड़ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा नैम इंडिया यानी निपॉन एसेट मैनेजमेंट, यहाँ लगभग इंडसइंड बैंक ने सूत्रों के हिसाब से लगभग 3% हिस्सेदारी आज पूरी तरीके से बेच दी। ये क्लीन आउट ट्रेड था और ये प्री ओपन में ब्लॉक विंडो में होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद शेयर में लगभग 7% की तेजी आपको दिखाई पड़ रही है। और आखिर में एनबीएफसी सेक्टर में पिरामल एंटरप्राइजेस और इंडिया बुल्स हाउसिंग पे रहेगी नजर। दोनों ही स्टॉक 4 से 5% प्रेशर में है, क्योंकि आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स को लेके और लोन एक्सपोजर को लेके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं वहां आरबीआई ने नॉर्म्स टाइटन कर दिए हैं। और अगर इस चीज पे प्रोविजनिंग की जाए तो जेफरीज के हिसाब से पिरामल एंटरप्राइजेस और इंडिया बुल्स हाउसिंग दोनों को ही बुक वैल्यू यानी नेटवर्थ पे 8 से 10% का हिट लेना पड़ेगा, जिसके कारण दोनों ही स्टॉक्स बहुत जबरदस्त प्रेशर में आज के सत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, पीएल आपकी स्क्रीन पर और साथ स्टॉक्स ऑफ द डे की पूरी श्रेणी लिखाई है वरुण बेवरेजेस और निपन लाइफ। अच्छा हर्षिता, आप डॉम्स की बात कर रहे थे ना, मेरे घर में जो अलमीरा है ना, आप यकीन मानिए भरा पड़ा, इसी से भरा पड़ा हुआ है। अच्छा हमारे ज़माने में हर्षिता होता था एक वो पेंसिल बॉक्स ज्योमेट्री वाला है ना, कैमलिन उसमें का। एक रबड़, 2 हाँ। पेंसिल, एक डी प्रकार है ना, कैमलिन का। अब अगर आप देखें ना हर्षिता, मतलब मैंने जब पहली बार इनका वो देखा था ना, पैक पूरा एक वो बैग की तरह होता है, उसमें पेंसिल सेट, पेन सेट, कलर, वाटर कलर, इतनी खूबसूरती पेश करते हैं ना कि वो पूछिए मत। और वो चंक में नहीं बिकता, कोई उसमें 5 पेंसिल 10 पेंसिल लेता, वो पूरा का पूरा बैग बिकता है। तो इसीलिए आप वो देख रही हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। कुछ देर में इसके जो लिस्टिंग प्राइसेस हैं उस पर आएंगे, बातचीत करेंगे, बट अभी आपने जो स्टॉक्स ऑफ द डे की श्रेणी देखी थी वो अच्छा करती हुई। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर जहाँ पे मूव आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मूव है। टाटा पावर करीब 3% ऊपर हो गया। याद रखिएगा एक टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट के साथ ये अपने इस वक्त करियर के नए हाई पर। याद रखिएगा ये जो वॉल्यूम्स हैं बीते 24 नवंबर से लेकर अब तक, मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद, बड़े अंतराल के बाद, शायद मई 2022 के बाद पहले इतने स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, प्रकाश सर की कॉस्ट में शुमार भी है। ये ऑल टाइम हाई है टाटा पावर का। और मतलब मैं कुछ थोड़ा सा वॉल्यूम्स एनालिसिस कर रहा था, उसके बाद बीएचईएल अभी कुछ देर पहले इसका जिक्र हुआ था, 189.45 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। कल के टोटल वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% वॉल्यूम मात्र अभी के इस छोटे से सेशन में पूरा हो चुका है। सचिन जी की कॉल है 210 के टारगेट के लिए। और एक और स्टॉक लेके आइएगा, दैट एनएमडीसी 197.80। मानस चलते चलते इस पर एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या इसके लिए वो ट्रेजेक्ट्री जो 224 जो इसका प्रीवियस हाई है मार्च 2011 का, वो खुल चुकी है क्या? देखिए पहले से ही स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। पिछले 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 194 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 204 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं एनएमडीसी में। और या तो 200 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है, 4 रुपए 50 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। और आई थिंक यहाँ पर आपको 7.5 से 8 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। जैम एनएमडीसी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और 200 का कॉल आपके पास विकल्प है। एक बार आप ओएनजीसी को लेके आइएगा। अगर ओएनजीसी को देखें, कल क्रूड में याद रखिएगा एक पुल बैक था। क्रूड इज अगेन 79-80 की ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है, बट हाँ ठीक कर रहा है और अपने पिछले 3-4 दिन के स्विंग हाई को पार करता हुआ अच्छा मूव दे रहा है यहाँ पर। बट एक सेंस ले लेते हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। हालांकि वॉल्यूम्स का थोड़ा सा अभाव है। आशीष बहती जी, आपका टेक इस वक्त ओएनजीसी पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ?
जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट आज थोड़ा सा मूवमेंट वापस देखने मिला। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा सुस्त या कंसोलिडेशन रेंज में था, बट जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से स्टॉक अपने 10 एमआ के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, हमें लग रहा है ये फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से दे सकता है। 200 का जो अहम जोन है इसका कॉल राइटर का, उसके बियॉन्ड निकल चुका है ये, तो 207 तक की रैली इसमें देखने मिल सकती है। खरीदारी की सलाह है, जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 198 का एक एसएल मेंटेन करे। एमटीसी में एक अच्छा खासा मोमेंटम। अच्छा, एमसीएक्स में भी कुछ पोजीशंस तेजी की बन रही हैं। 3315 के लेवल्स पर आ चुका है काउंटर, 3.25% का इजाफा। मानस लेके जाएंगे इसे अभी या रहने दे? देखिए एमसीएक्स में बिल्कुल पोजीशन बना के जाएंगे, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के जो पैटर्न्स है, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 3230 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 3450 तक के टारगेट आपको एमसीएक्स में जल्द देखने को मिल जाएंगे। एमसीएक्स में एक अच्छी तेजी, 3450 तक के लेवल्स। अच्छा संजीव जी, ये एक बार वरुण बेवरेजेस पर व्यू देंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया मूव है, 12% का गेन देखने को मिला है। ये एक्विजिशन क्या ऐड कर पाएगा कंपनी के लिए? हर्षल जी, ये जो एक्विजिशन है, हालांकि ये कोई सरप्राइज नहीं है। मैनेजमेंट पहले भी बोल चुकी थी कि ये ऐसा एक्विजिशन कुछ होगा आगे जाके, तो उसपे तो कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन जिस तरह का वैल्यूएशन पे इन्होंने एक्वायर किया है और अफ्रीकन मार्केट में गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मार्केट है, और डेफिनेटली ये जो एक्विजिशन है वो कम से कम 7 to 8% इबिटा पे ऐड करेगी कंपनी का। और हमने देखा है कि वरुण बेवरेज जब भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ करता है, पहले भी कर चुका है, तो उसका नंबर्स यूजुअली एस्टिमेट उसका इंक्रीज होते हैं। तो इस बार भी वही हो रहा है, और उसके लिए ये स्टॉक पे ये रन अप दिख रहा है। 12% का जोरदार मूव, इनफैक्ट ये आउट परफॉर्मर रही है। जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे थे कि 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है स्टॉक में। इन पिछले 12 महीनों में 88% की तेजी दिखा चुका है स्टॉक। चलिए, आप सभी से इजाजत लेने का वक्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर, बहुत ही शानदार पिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेड्स देने के लिए। मार्केट हायर ग्राउंड पर ही है, 21,568 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी बैंक 48,000 के ऊपर। जाना जाए फंडामेंटली, अगर कुछ निबल करना हो, कुछ एक्यूमुलेट करना हो, तो कौन सा स्टॉक पे दाव लगाया जाए? धर्मेश कांत साहब स्क्रीन पे। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए आज? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, दो ही सेक्टर फ्लेवर में चल रहा है अभी। एक है आईटी एंड दूसरा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस। सो आईटी से ही जाना चाहेंगे, आईटी के साथ, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है वो भी काफ़ी कंड्यूसिव दिख रहा है, तो वहाँ पर टीसीएस बाई करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा करेक्शन हुआ, थोड़ा और करेक्शन मिले तो नथिंग लाइक इट। और जो नियर टर्म टारगेट है, मतलब 1 से 2 महीने के नजरिए के हिसाब से 4150 का लगता है। बाकी फंडामेंटल्स से काफ़ी स्ट्रांग रहे थे, मतलब अमंग द लार्ज कैप काउंटर्स। और मुझे लगता है Q3 से जो कमेंट्री चालू होगी आईटी की, वहाँ पर काफ़ी बेहतर आपको इनके आने लगे कमेंट्री, जहाँ गाइडेंस शायद अपवर्ड रिवाइज हो या स्टेबल रहे। एक बात आशीष जी मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, अभी जो मार्केट का टेक्सचर चल रहा है वो ये चल रहा है कि रिलेटिवली कौन चीप लग रहा है। अगर कोई 10 का पीई मल्टीपल पर है, कोई 8 का है, तो 8 का पीई मल्टीपल वाले को बाई कर लो, बिकॉज जो ओवरऑल मैक्रो इन्वायरमेंट है वहाँ कोई तकलीफ है ही नहीं। लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म में आपको इंक्रीमेंटल न्यूज़ फ्लो के हिसाब से ट्रेड्स बैठाने पड़ते हैं। वहाँ लगता है मुझे आईटी एंड पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी ट्रैक्शन रहेगी, और टीसीएस इज द टॉप पिक फ्रॉम द आईटी बास्केट। टीसीएस सबसे प्रिफर्ड। एक्चुअली दो ही पॉकेट चल रही हैं, आईटी और सरकारी बैंक्स। पसंद आईटी में आ रहा है दिग्गज टीसीएस। अभी आऊंगा, आईटी आज रडार पे इसीलिए भी है, किसी एक्सेंचर के नंबर्स आए, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा ग्लोबली डिमांड का मूड कैसा देख रहे हैं, एक्सेंचर वालों के नंबर्स क्या हाईलाइट कर रहे हैं, तो वैसे ही फोकस में रहेगा। लेकिन धर्मेश जी, ये कहा जा रहा था कि अब जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स 2 आने वाले हैं यूएस में, वो थोड़े से फीके रहेंगे, तो लार्जली इसका मतलब है ये भाव में ऑलरेडी है, और यहां से कोई भी गिरावट आए तो एक्यूमुलेट करता चलूं किसी भी कारणवश, है ना? बिल्कुल आशीष जी, आई थिंक जो पिछला क्वार्टर का गया था ना Q2, वहां पर वर्स्ट हैज बीन डिस्काउंटेड, और मैनेजमेंट ने भी एकदम गाइडेंस को पूरा नेगेटिव करके रखा ताकि उनको काफ़ी एल्बो रूम मिल जाए मार्जिन का। और जहाँ तक फीके रहने की सवाल है, अगर आशीष जी आप ध्यान दें तो इनका जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। ऐसे जीडीपी ग्रोथ में विथ दिस इंटरेस्ट रेट, और एक सिनेरियो बन रहा है जहाँ से इंटरेस्ट रेट घटेगा, और फेड के चेयरमैन ने भी बोल रखा है ये बात कि 3 रेट कट तो नेक्स्ट ईयर आएंगे,
तो स्पेंडिंग बढ़ने वाली है। मुझे नहीं लगता Q3 आई मीन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आने वाले 2 क्वार्टर फीके नहीं होने चाहिए, वहाँ पर मजबूती दिखनी चाहिए। ये इन्वायरमेंट है, ये तो इमीडिएट चेंज हो जाता है यहाँ पर, और वहाँ पर चेंज हो रखा है। 2-4 फंड में ऐसे मेरी बात भी हुई थी, न्यूयॉर्क बेस्ड है, सो दे आर पॉजिटिव नाउ। उनका जो नज़रिया है वो बदलता हुआ दिखा है। पहले 3 महीना पहले ये इस तरह का नज़रिया नहीं हुआ करता था उनका, फिर बदली है। खास तौर पे वो फेड के आउटकम के बाद 2 दिन तो आपको याद होगा किस तरह का मैसिव मूव, एक दिन 3%, उसके अगले दिन 4.5% आईटी इंडेक्स में उछालता। थर्सडे और फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं। वो दिखा रहा था ये एक्चुअली बहुत अंडर ओन्ड पॉकेट है। कितने सारे फंड मैनेजर्स चैनल पे आके कह के गए कि आईटी पे हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है ना, आपको याद होगा, या अंडरवेट है। ज्यादातर लोगों ने एक्सपोजर ही नहीं मेंशन करा था। अब अगर आईटी चलने का मूड बनाएगा 2024 में, तो देखिए आप किस तरह से फिर बाइंग चैनलाइज होगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।